नमस्कार, आज तारीख है 13 अप्रैल दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता विफल होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी लगाने का आदेश दिया है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से यह नाकेबंदी लागू हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ईरान की तेल निर्यात को रोकना है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है और अमेरिका अब स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को भी साफ करेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि कोई भी ईरानी जहाज या बल अगर अमेरिका या शांतिपूर्ण जहाजों पर हमला करेगा तो उसे नरक में भेज दिया जाएगा। यह नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक होर्मुज में निर्बाध रूप से मालवाहक जहाजों का आना जाना बहाल नहीं हो जाता। दूसरी ओर अमेरिका के सहयोगी ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्लान से दूरी बनाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उनका देश और ब्रिटेन उन सहयोगी देशों के साथ सम्मेलन आयोजित करेंगे जो शांतिपूर्ण बहुराष्ट्रीय मिशन में योगदान देना चाहते हैं। मैक्रो ने एक एक्स पोस्ट पर कहा, होर्मुज में जल्द से जल्द मुक्त और बिना बाधा के नौकावहन बहाल करना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि यह मिशन पूरी तरह रक्षात्मक होगा और किसी संघर्ष में शामिल नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से ज्यादा देश इस योजना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के तनाव का असर शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया। सोमवार को पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। शुरुआत में तेजी आई लेकिन दिन के अंत में कुछ रिकवरी भी हुई। बीएसई सेंसेक्स 702 अंक गिरकर 76,847 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 207 अंक टूटकर 23,842 के अंक पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज उछाल आया। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 8% से ज्यादा चढ़ी, जबकि WTI करीब 9% उछलकर $105 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। भारतीय रुपया भी दबाव में रहा और डॉलर के मुकाबले 0.7% गिरकर 93.38 पर आ गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में होजरी और गारमेंट फैक्ट्रियों के हजारों कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी और बेहतर सुविधाओं की मांग वाला प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। सेक्टर 60, 62 और आसपास के इलाकों में कर्मचारियों ने सड़कें जाम कर दी, पत्थरबाजी की और कई जगहों पर गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नोएडा में उनके वेतन हरियाणा से काफी कम हैं। यहां अकुशल मजदूर को करीब 11,313 रुपए और कुशल को 13,940 रुपए मिल रहे हैं, जबकि दैनिक मजदूरी भी हरियाणा से कम है। बढ़ती महंगाई और लंबे काम के घंटों के बावजूद कम वेतन से कर्मचारियों का यह गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें एक महिला कर्मचारी को 2 गोली लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से इनकार कर दिया है जिनके नाम वोटर लिस्ट से स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया में हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीली ट्रिब्यूनलों में लंबित हैं। कार्रवाई के दौरान TMC नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि कम से कम 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जवाब दिया, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जस्टिस जयमाल्या बागची ने बताया कि SIR प्रक्रिया में कुल 34 लाख अपीलें हैं। चुनाव आयोग ने बंगाल की मतदाता सूची पहले ही फ्रीज कर दी है। कोर्ट ने आज कोई नया नाम शामिल करने का निर्देश नहीं दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले हैं। इससे पहले यह मामला बेहद गर्म है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए बड़ा हमला बोला। द हिंदू में लिखे लेख में उन्होंने परिसीमन योजना को अत्यंत खतरनाक और संविधान पर सीधा हमला बताया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे विपक्ष से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। उन्होंने लिखा कि यह असाधारण जल्दबाजी राजनीतिक लाभ के लिए है और विपक्ष को रक्षात्मक बनाने की रणनीति है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि महिला आरक्षण विधेयक, जिसे अब नारी शक्तिवंदन अधिनियम कहा जा रहा है, 2023 में पारित हो चुका है, लेकिन सरकार ने इसे अगली जनगणना से जोड़ा था। अब प्रस्ताव है कि इसे 2011 की जनगणना पर आधारित कर 2029 से लागू किया जाए। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री को यह फैसला बदलने में 30 महीने क्यों लगे। गौरतलब है कि इस मामले पर विपक्ष 3 बार पत्र लिखकर अनुरोध कर चुका है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, लेकिन इसे
ठुकरा दिया गया। उधर कांग्रेस ने लोकसभा में अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। इसमें 16 से 18 अप्रैल तक संसद में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। व्हिप में कहा गया है कि इन 3 दिनों में चर्चा और मतदान के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। सत्तारूढ़ बीजेपी और जेडीयू पहले ही अपने सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी कर चुकी है। इस 3 दिन के विशेष सत्र में नारी वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। भारतीय संगीत की सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में से एक नाम आशा भोसले, जिनका करियर 7 दशकों से भी अधिक लंबा रहा। उन्होंने 12,000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। उनकी आवाज ने हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम सहित कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और रूसी जैसी विदेशी भाषाओं में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खासियत थी हर तरह के गीतों में खुद को ढाल लेने की अद्भुत क्षमता। चाहे रोमांटिक गीत हों, गजल, भजन, पॉप या कैबरे, हर शैली में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। उन्हें पद्म विभूषण सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ भारतीय संगीत की सबसे प्रतिष्ठित आवाज़ों में से गिनी जाती थीं, लेकिन 12 मार्च 2026 को यह आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई। 92 की आयु में आशा भोसले का निधन हो गया। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बड़ी संख्या में प्रशंसकों, कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।